हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबको पिछले वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा हमारी अर्थव्यवस्था क्लास 10th का जो पार्ट 1 था इसका। ठीक है, जो कि लेसन 1 हम स्टार्ट किए थे और आज हम इसका लेसन 1 का ही पार्ट 2 वीडियो है ये। ठीक, जिसमें देखिए लेसन 1 में हमारा था कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट से है, तो इसमें जो भी पीछे हमने आपको बताया था उसको आप अच्छे से समझे होंगे। बाकी इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए इसमें कहता है 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी, यानी कि आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। इसमें देखिए 200 वर्ष तक भारत पर अंग्रेजी शासन ने गुलाम मतलब शासन किया था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें भारत को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर इस हाईलाइटेड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे पुनरुत्थान, यानी कि मतलब गिरने के बाद वापस उठना, यानी कि जब अर्थव्यवस्था पूरे बिगड़ गया था भारत का, उसके बाद फिर से इसको सही रास्ते पे लाना। यहाँ देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यानी कि सामाजिक रूप से, आर्थिक यानी धन पैसा के रूप से, राजनीतिक रूप से सभी चीज़ को, यानी उसको फिर से सही करने के बारे में बात की जा रही थी। फिर देखिए यहाँ पर है नीति निर्धारक, मतलब ये हुआ कि कैसे करके हम किस प्रोसेस के हिसाब से अपने भारत को फिर से विकसित या फिर विकास के रास्ते में लेके आ सकते हैं, इसके बारे में कहते हैं। जो नीति निर्धारित करते हैं, नीति बनाते हैं, उसी को नीति निर्धारक कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ है फूट डालो और शासन करो। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज जो है वो किस मतलब नीति को अपना करके भारत पर शासन कर रहे थे। तो उनका था नीति बस फूट डालो और शासन करो, यानी कि झगड़ा लगा के उस पर राज करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में कोई अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। यानी कि जब से ब्रिटिश शासन हमारे भारत पे लागू हुआ था उससे पहले की बात है कि उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना ये सब में हमारा मतलब काफ़ी अच्छा खासा पकड़ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे कहता है शोषण एवं दमनकारी नीति के कारण। शोषण मतलब ये हुआ कि सिर्फ यूज करना, दमनकारी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ उठने चाहता है तो उसको फिर से दबा दो, ये होता है जबरदस्ती या मतलब उसको प्रभाव में कहते हैं। ठीक है, किस तरह से दबा देना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गरीबी और शिक्षा, अंधविश्वास, विषमता और शोषण का साम्राज्य था। यानी कि ये सब रीजन था जिसके वजह से हमारे भारत के अंदर जो एकता ना होने की वजह से ब्रिटिश हम पे शासन कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शासन लगभग 200 वर्षों तक, ये तो हमने पहले बताया कि शासन किया था। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं मेन टॉपिक जो कि आज हमारा ये पार्ट 2 के अंदर कवर होने वाली है। ठीक, तो देखिए इसमें हमारा यहाँ पे देखिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा सबसे ऊपर में है आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तलिपि उद्योगों का पतन। देखिए यहाँ पे है आय की स्थिरता। ठीक है, तो आय की स्थिरता मतलब क्या है? थोड़ा पीछे भी देखिए, यहाँ पे है सीधे आय की स्थिरता नहीं, यहाँ पर है प्रति व्यक्ति आय की। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर कोई देश या फिर कोई घर में अगर विकास करेगा तो इसके लिए ये होगा कि पहले जितना इनकम होता है उससे ज़्यादा इनकम होगा तभी तो विकास कर पाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रति व्यक्ति आय जितना था उससे बढ़ नहीं रहा था, यहाँ तक कि कम ही ज़्यादा था। ठीक है, फिर एक कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता। अब कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें अलग अलग उद्योग धंधे, अलग अलग तरीके से रोजगार को उत्पन्न करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये सब की कमी होने की वजह से जितने भी लोग थे वो सब के सब खेती ही करते थे। यही क्या हुआ, यानी कि कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, यानी कि कृषि पर ज़्यादा मतलब बोझ बन जाना। ठीक है, सभी लोग कृषि के अंतर्गत ही घुस रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट है हस्तलिपि यानी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प उद्योगों का मतलब ये हुआ कि जितने भी वैसे उद्योग जिसमें हाथ से काम होता है, जैसे मटका बनाना, घड़ा बनाना, कोई बर्तन बनाता था मिट्टी का, ये सब हो गया। फिर या फिर जैसे कोई होता है चरखा चला करके जो कपड़ा बुनकर होते हैं, कपड़ा बुनते हैं, ये सब धुलाई वगैरह हो गया, कहीं से जाने के लिए बैलगाड़ी, ये सब है ना। तो यही सब होता है, छोटे छोटे जो उद्योग होते थे जो ये हाथों से उसमें काम होता था, और वो सब का धीरे धीरे विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश थे वो अपने इंग्लैंड से क्या करते थे कि वहाँ से कपड़ों मतलब मशीन के द्वारा बना हुआ रेडीमेड कपड़े लेकर यहाँ उतारते थे, जिसकी वजह से कपड़े हो गया, कोई बर्तन हो गया, और यही की वजह से वो सस्ता होता था। तो यहाँ का उद्योग जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, जिसकी वजह से रोजगार भी खत्म हो गया था। तथा
उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। ये तो हमें पहले ही पता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हाईलाइट हम कर देते हैं ताकि आगे आपको ध्यान रहे और आप भी इस पर थोड़ा गंभीर से चर्चा करके थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे सामने है उपनिवेश, यानी उपनिवेश किसे कहते हैं। देखिए, इसको पढ़ने से अगर आपको समझ में आती है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, उपनिवेश मतलब है जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल देखिए, दो देश हैं, इसमें कमजोर देश है एक है मतलब मजबूत है, यानी कि कम पावरफुल कह सकते हैं उसको, ठीक है। हर एक तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत सारे वो संपन्न देश है, ठीक है। तो क्या होता है कि संपन्न देश जो पावरफुल कंट्रीज है या देश है, वो क्या करता है कि अपने से कमजोर वाले देश के ऊपर वहाँ का नियम बनाता है, वहाँ पे कानून बनाता है और उसका शासन अपने अनुसार करता है। ये कौन हो रहा है, यानी कि जो भी मतलब एक पावरफुल कंट्री है ना, तो यही बात है कि यानी कि जब कोई पावरफुल कंट्री रहेगा और वो एक छोटे कंट्री पे जब कब्जा करके वहाँ पे शासन करता है, वहाँ का देखिए यहाँ पर समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश करता है, यानी जो पावरफुल कंट्री है वो कर रहा है, तो ऐसे में कहते हैं शासक देश का उपनिवेश। शासक देश का उपनिवेश क्या होता है, क्या बन जाता है, जो कमजोर देश है वो वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, कौन, भारत, यानी ब्रिटिश पावरफुल कंट्री था और भारत कमजोर देश था, ठीक है। मतलब कंट्री और देश एक ही है, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन जो है, जो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन था वो पावरफुल था और भारत कमजोर था, और ब्रिटेन के द्वारा 200 साल तक क्या हुआ, भारत पर शासन किया गया, बस यही है, ठीक है। जो कमजोर देश होता है वो उपनिवेश बन जाता है, किसका, जो मतलब पावरफुल देश है उसका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे है अर्थव्यवस्था का अर्थ, यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो यह देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपने आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। हाँ, यानी कि कोई भाई जीवन यापन करेंगे तो कोई तो काम करना पड़ेगा ना, वही बात है। फिर है, इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। देखिए, वस्तु मतलब कोई सामान को बनाते हैं, या फिर सेवा मतलब ये हुआ जैसे कोई पढ़ाना हो गया, ठीक है, कोई पढ़ाना हो गया, हॉस्पिटल खोल देना, हॉस्पिटल चलाना, ठीक है, या फिर किसी को होते हैं ना, मतलब कोई पॉलिसी चलाता है, ये सब, तो ये सब सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो या तो वो कोई वस्तु का निर्माण करते हैं या वस्तु का उत्पादन करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो सेवा का उत्पादन करते हैं अपने आजीविका चलाने के लिए। अब आगे चल के जाएंगे, जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, यानी किसान कहाँ लगे रहते हैं, किसान जो लगे रहते हैं वो खेत खलिहान यानी कि अपनी खेती में लगे होते हैं। जो मजदूर होते हैं वो कल कारखानों में लगे होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री है उसमें मजदूर रहते हैं। शिक्षक कहाँ पर काम करते हैं, तो वो स्कूल या फिर कॉलेज, इसके अंदर क्या होता है, शिक्षक काम करते हैं। जो वकील होगा वो कहाँ पे काम करेंगे, वो कोर्ट एवं कचहरी, ठीक है, में अपने कार्य में लगे रहते हैं। और यही चीज़ है यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था के लिखा था ना कि ईपर में कहा था, अर्जन के लिए किसी कार्य में लगे होते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, वही जीवन है। देखिए, अगर कोई किसान है वो खेत में काम करेगा तो किस लिए कर रहा है, ताकि अनाज उपजे। मजदूर अगर कल कारखानों में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करें तो किस लिए, ताकि कोई सामान का उत्पादन हो सके। फिर शिक्षक जो है वो क्या करेंगे, स्कूल या कॉलेज में रह करके सेवा प्रदान करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उनको नॉलेज देंगे। फिर वकील क्या करेगा, वकील करेगा, लोगों को न्याय दिलवाएगा, उनका सेवा करेगा। तो ये होता है ना, तो सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। तो सभी लोग अपने अपने काम में इतना बिजी क्यों रहते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए क्यों रहते हैं, देखते हैं आगे। इसमें है, इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। अगर कोई एक जो परिवार होता है, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, भाई और बहन है, ठीक।
तो अब देखिए, अगर उसमें से कोई पर्सन काम करता है तो क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि वो 2 वक्त का रोटी कर सके, यानी खाना खा सके। अगर कोई बीमार पड़ता है तो दवाई ला सके। अगर जो छोटे छोटे बच्चे वो पढ़ाई कर सके, या फिर अपनी छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, शौक को पूरा कर सकते हैं, थोड़ा कहीं घूम सकते हैं, इसके लिए पैसे का जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए वो काम करते हैं। और यही चीज़ है, इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। वही चीज़ है ना, छोटी छोटी जो जरूरत होती है वही तो उसका आवश्यकता है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, जिससे मतलब वह काम जिससे हमें आय प्राप्त होती है, इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम, छोटा बड़ा वैसे तो कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी काम जो होता है जिससे अगर हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारी जो होती है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। हाँ, अगर आर्थिक क्रिया पूछे तो सिंपल ये बोल दीजिए कि दुनिया का कोई भी काम जिससे हमें पैसा की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उसको थोड़ा प्रोफेशनल बोलोगे तो आय की प्राप्ति बोल सकते हो। तो ये सब होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत ही बड़ा लॉयर है और वो वकालत करते हैं तो वो उनका आर्थिक क्रिया है। अगर कोई पर्सन किसान है और खेत में काम करते हैं और खेत में काम करेंगे तो क्या होगा? सिंपल है, अन्न होगा, अन्न से पैसा कमा सकते हैं। फिर जो खरीद कर खाने वाले भोजन वो खुद ही से उपजा कर खा सकते हैं, यानी कि पैसे का ही तो काम हो रहा है। तो इसी तरह से दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उससे आय से संबंध उसमें बन जाता है तो वो एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। यहाँ पे देखिए, तंत्र मतलब सिस्टम हुआ, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ऐसा बना हुआ नियम है। लाइन आ गया तो जला देते हैं। ओके, देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवार तथा संचार। यानी कि देखिए, कृषि मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, उद्योग जो फैक्ट्री वगैरह, व्यापार जो फैक्ट्री से सामान लेकर बेचते हैं, बैंकिंग जो बैंक हमें सेवा प्रदान करता है, बीमा जो पॉलिसी होता है, ठीक है, कोई जैसे होता है जीवन बीमा होता है, कार बीमा होता है, होम बीमा होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर है परिवहन, संचार, तो ऐसे सब ये सब क्या है? तो ये सब के सब जो है अर्थव्यवस्था का एक तंत्र यानी सिस्टम है, या फिर उसका स्ट्रक्चर है। अगर उद्योग यानी फैक्ट्री लगा हुआ है तो फैक्ट्री में ऐसा थोड़ी कि सभी लोग उसमें काम करके ओनर ही रहते हैं, नहीं, उसमें एक ओनर होते हैं, बाकी सभी उसके वर्कर होते हैं। तो वो एक सिस्टम बना हुआ कि कैसे करे काम करेगा नहीं करेगा। कृषि खेती कर रहा है तो उसमें सभी लोग जा करके एक ही काम नहीं करेंगे, उसका अलग अलग सिस्टम है काम करने का, या फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग खेती होता है, जिसका जैसे अपन स्ट्रक्चर बना हो वैसे काम होता है, ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे है कि ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। और देखिए, यानी कि अगर कोई आर्थिक क्रिया कर रहा है, अगर धन कमाने के लिए कोई भी कुछ भी काम कर रहा है तो उससे क्या होगा? सिंपल सा बात है, उससे या तो वस्तु या फिर सेवा, इसका क्या होगा? उत्पादन होगा। यहाँ संपादन है, संपादन का मतलब है उत्पादन, ठीक है, यानी निर्माण होगा। कोई वस्तु बन सकता है या फिर कोई सेवा होगा, यानी जैसे कोई पढ़ाता है ना, तो पढ़ाने से क्या होगा? लोगों के अंदर नॉलेज जाएगा ना, ये एक सेवा करना होता है, लेकिन उससे भी तो उसको पैसा आता है, उससे भी तो उसको अर्निंग होती है ना, वही चीज़ है, ठीक है, संपादन होती है। तो दूसरी और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। अब बताइए, कोई पर्सन अगर वस्तु का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं तो क्या वो पर्सन सिर्फ वस्तु का निर्माण कर देगा? नहीं, बदले में अगर वस्तु का निर्माण करेगा तो उसमें टाइम लगेगा और फिर उसको उसका पैसा मिलेगा। तो क्या हो रहा है? यानी उसको तो रोजगार मिल रहा है ना, सेवा कर रहा है, यानी कोई पढ़ा रहा है तो उसमें भी उसको रोजगार मिल रहा है, तभी तो पढ़ा रहा है, वही चीज़ है। ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को का क्रय कर सके। यानी कि अब देखिए, कोई पर्सन वस्तु बनाने के लिए जाता है या फिर सेवा कर रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, तो उससे उसको जो आय की प्राप्ति होगी, यानी कि जो धन उसको पढ़ाता होगा, वो क्या करेगा? सिंपल से जो उसको जरूरत लगेगा, जो उस देश के अंतर्गत उस देश में चल रहा होता है या फिर बिक रहा होता है, या फिर जो उसको जरूरत का सामान है वो उसको क्या कर सके? वो खरीद सके। इसीलिए तो कोई पर्सन काम करता है ना, यही चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। उसमें देखिए, पहला है कि देखिएगा इधर थोड़ा साइड में, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना।
यानी कि जितने भी लोग हैं उसको जो भी जरूरत पड़ता है उसका निर्माण करते हैं, उसको उत्पादित करते हैं वस्तु का, वही चीज़ हमें इस पिछले लगभग 1-2 मिनट से वही समझा रहे हैं जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या करती है मतलब कोई अपना जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कोई वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन करते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, लोगों का रोजगार मिलता है। ठीक है, लोगों क्या होता है, रोजगार मिलता है। इस तरह से ये दोनों पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। ठीक है, तो अलग अलग अर्थशास्त्री ने अलग अलग इसका परिभाषा दिया है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, जो आगे चल के देखें तो यहाँ पे देखिए जो अथर लिविस है ये एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो अथर लिविस के अनुसार देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी राष्ट्र यानी कि देश या फिर जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी राष्ट्र है वहाँ पे जो भी उसका व्यवहार है या फिर जो भी वो काम करते हैं इसके आधार पर उसको क्या मिलते हैं, इसके बेसिस पे वो उनकी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी जो भी उसको आवश्यकता है। अगर मान लीजिए अगर आपको पानी चाहिए तो आपको जब पानी मिल जाएगा तो क्या होगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे पानी से। अगर आपको एक कलम चाहिए तो अगर आपको कलम मिल जाएगा तो यानी आप कलम से संतुष्ट हो जाएंगे। वही चीज़ है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करती है। यानी कि अगर आपको कलम चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए, पैसा। अब पैसा के लिए पैसा आएगा कहाँ से, पैसा आने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करेंगे तो हो गया ना संसाधन। तो वही चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ब्राउन, यानी ब्राउन के अनुसार देखिए जो ब्राउन अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार क्या है मतलब अर्थव्यवस्था का परिभाषा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी कि आजीविका अर्जन यानी जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ जरूरत मतलब जो भी चीज़ हमें लगता है वो सभी हमको प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ हम करते हैं ना, वही एक जो उसका सिस्टम है फिर जो प्रणाली है उसका तंत्र को कह सकते हैं, वो सब क्या है, वही अर्थव्यवस्था है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरे शब्दों में यानी कि अब हमारा बुक क्या कहता है उसके अनुसार, तो दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये चीज़ हमने जो पहला इसमें अथर लिविस के बारे में बताया था वही चीज़ है इसमें। अर्थव्यवस्था क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, वही चीज़ है कि मतलब जो काम करते हैं वो एक काम करने का रूप में जो उसको धन प्राप्ति होती है उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो अपने जीवन में जो भी उसको जरूरत पड़ता है वो सबको वो क्या करते हैं, अनापूर्ति करते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट है संक्षेप में, इसी को अगर शॉर्ट में बोला जाए तो क्या है इसमें, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सिंपल है, कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो कोई उसको खरीद रहा है, वही चीज़ है ना। अगर एक तरफ से उत्पादन हो रहा है तो एक तरफ कोई खरीद रहा है, उसको बनना और उसको उपयोग करना, वही चीज़ उसका क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वही चीज़ है, जैसे अगर बिहार है, ठीक है, तो बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी काम हो रहे हैं, कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है तो कोई वस्तु का यूज कर रहा है, यानी कि उसका मतलब कोई बना रहा है उसको तो कोई उसका उपयोग कर रहा है, तो ये क्या है, तो वही तो है। यानी कि मतलब एक तरफ से बन रहा है तो एक तरफ यूज हो रहा है, तो जो बिहार के अंतर्गत हो रहा है तो वो क्या होगा, बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद है हमारा अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, लेकिन इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर सर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करना, वैसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कल का वीडियो में रिस्पॉन्स आपका काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस तरह से बनाए रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।